वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और हम कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम चैप्टर 4 करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑर्गन डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिफॉर्म, यूएन रिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोसेस, इंडिया एंड यूएन एजेंसीज, एनजीओ एंड इम्प्लीकेशन एंड फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी की लाइन है कि यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। और बात भी सही है कि ये नहीं कि आपको हेवन तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको हेल तक जाने से बचाएंगे और रोकेंगे। ये किसने कही थी ये बात? डैग हैमरशोल्ड, द यूएन सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पे ये बात याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है। एंड इट वुड बी रॉन्ग टू ट्रीट यूएनओ एज पेनेशिया फॉर ऑल इल्स। ऐसा तो नहीं कि सारी जितनी भी इल्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है या इलाज यूएन के हाथों में है। इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ क्योर फॉर एवरी प्रॉब्लम और इलनेस। देर आर हाउ एवर सेवरल रीजन्स वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप ऐसे 2 लाइंस की इस तरह डैग हैमरशोल्ड की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे एंड देन पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, बिल्डिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई? To maintain peace and security. International organization help with matters of war and peace. Countries have conflict and differences with each other, and that does not necessarily mean that they must go to war to deal with their antagonism. They can instead discuss contentious issues and find these full solutions. Indeed, even though this is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war. ठीक है, हर कंट्रीज़ के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉर तक पहुंच जाए। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमें मीडिएशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, और उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हमें यूनाइटेड नेशन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, जो उस सिचुएशन को रोकती है कि अब लगता है कि हाँ वॉर हो सकती है। जैसे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर कितनी बार ऐसा लगा कि अब वॉर हो जाएगी, अब वॉर हो जाएगी, बट एक डिटरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके और यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सका। An international organization is not a superstate with authority over its member. It is created by in response to states. It come into being when states agreed to its creation. Once created, it can help member states resolve their problems peacefully. ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मेंबर नेशन पे अपनी जो रूल्स हैं बाइंडिंग हैं इनके, ठीक है, जो मेंबर स्टेट्स है अपनी मर्जी से इसे बनाया, इसके मेंबर बने, और एक बार जब ये बन गया तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपस में मिलकर उसको पीसफुली सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट सेकंड है रिजॉल्विंग सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पीस और सिक्योरिटी का बताएंगे। दूसरे पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगी, और जो भी सोशल की, ह्यूमन्स की, इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम है कंट्रीज़ की, उनको सॉल्व करेंगे, मिल के काम करेंगे। एंड देर आर इशूज़, देर आर सो चैलेंजिंग दैट दे कैन ओनली बी डीट विद इवन विद एवरी वन वर्क्स टुगेदर ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ या एपिडेमिक डिजीज़ आ गई, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो आप अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते थे। सम डिजीज़ कैन ओनली बी इरेडिकेटेड इफ एवरी वन इन द वर्ल्ड कोऑपरेट्स इन इनॉक्यूलेटिंग और वैक्सीनेटिंग देयर पॉपुलेशंस। आप कोविड का टाइम याद कीजिए कि उस टाइम अगर वह कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रही थी, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह इस एपिडेमिक से बचा जा सके, तो ऐसे में जो एक साथ आने का जो प्लेटफॉर्म हमें देता है वो क्या है? यूएनओ। और कोविड के टाइम डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंडर काम करती हैं, एजेंसी, तो उसने हमारी कितनी हेल्प करी। एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव लेड टू अ ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग किसी एक कंट्री की तो प्रॉब्लम है नहीं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, ईस्टर्न हो या वेस्ट हो, सबकी प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। पॉइजनिंग ऑफ वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ सर्टेन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम एसी में, फ्रिज में सब यूज़ करें। एंड देयर इज अ डेंजर दैट सी लेवल विल ऑल्सो राइज, एंड दे वर सबमर्जिंग मैनी कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूज
cities, and problem related to health, environment, and economic growth of a more balanced kind can be tackled only if countries cooperated with one another. तो ये बात आप याद रखिए, जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, आप इस तरह डिजीज़ का एग्जाम्पल देंगे, आप एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल देंगे, और उसके बाद आप क्या बताएंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और सभी कंट्रीज़ को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्लियर? अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये एनसीईआरटी के लाइन्स है, ये पैरा देखो, रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर कोऑपरेशन, ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया, लेकिन रियल में कोऑपरेट करना, क्या वाकई में रियल में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, क्या सब कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं? नहीं। नेशन कैन रिकग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट बट कैन नॉट ऑलवेज agree on how best to do so, how to share the cost of cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justified divided. An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. That's why we need international organization. Clear? Number third point, exercising control over the arbitrary action of USA and its allies. आज के टाइम में जब बाइपोलर वर्ल्ड ख़त्म हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है जो किसी भी एक कंट्री की आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल कर सके. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स यूरोपियन allies have started dictating terms to other nations of the world on the strength of their military capability, wealth and structural power. अब भाई यूएन जैसी संस्था नहीं होगी तो कोई भी पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को डोमिनेट कर सकती है, किस मिलिट्री के बेस पे, वेल्थ के बेस पे. एंड द यूनाइटेड नेशन रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ international community, and there has always been a need for effective international organization in the past and it shall be needed in the future also. जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली लाइन्स, ये there has always been a need for effective international organization in the past and it shall be needed in future also, ये आप एंड में ज़रूर लिखेंगे. स्टार्टिंग डैग हैमरशोल्ड की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, एंड थर्ड आप ये कंक्लूजन लिख देंगे. पहले पॉइंट में आपने क्या बताया कि पीस एंड सिक्योरिटी, सेकंड में सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन प्रॉब्लम, और थर्ड में कंट्रोल द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द पावरफुल कंट्रीज़. क्लियर हो गया? और यहाँ पे आपका वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है. उसके बाद आपका एक टॉपिक होता है इवोल्यूशन ऑफ द यूएन. एनसीईआरटी से एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है, ये आप यहाँ ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के बनने की शुरुआत हो गई थी. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशन बना 1920 में, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट वो फेल हो गया क्योंकि 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो जो हमारे 3 बिग ब्रदर्स थे, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन, वो एक साथ आए कि नहीं भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ना दे, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होगी तो उसमें नुकसान सिर्फ वीक कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं होगा, चाहे कोई वॉर में जीते या हारे, नुकसान दोनों को ही होता है. तो ऐसे में इन कंट्रीज़ ने 1941 से मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था. हैव अ लुक, 1941 अगस्त, साइनिंग ऑन द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल. इन्होंने शुरुआत करी रूजवेल्ट ने और विंस्टन चर्चिल ने. कौन सा? अटलांटिक चार्टर, ए. ठीक है. उसके बाद 26 allied nation fighting against the Axis power meet in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by UN. Declaration by UN कब हुआ आपका? 42 में. 41 then 42. उसके बाद ये आपका यूएन डिक्लेरेशन. उसके बाद 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस. 43 में क्या हुआ आपका? तेहरान कॉन्फ्रेंस, डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पावर्स, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन. उसके बाद 45 याल्टा कॉन्फ्रेंस, रूजवेल्ट यूएसए, चर्चिल ब्रिटेन से एंड स्टालिन यूएसएसआर से डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. देन अप्रैल में आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में. उसके बाद अप्रैल में द 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को. उसके बाद 45 जून 26 साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 50 नेशंस. पोलैंड साइंड ऑन October 15. सो द यूएन हैज़ 51 ओरिजिनल फाउंडिंग
members. 1945 24 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज UN डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट आपको याद होनी चाहिए. एंड 1945 अक्टूबर 30 इंडिया जॉइंस द UN. तो सबसे पहले आप याद करो, अटलांटिक चार्टर आपका हुआ 41, फिर UN डिक्लेरेशन 42, तेहरान कॉन्फ्रेंस 43, और उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस 45, और 24 अक्टूबर आपका यूनाइटेड नेशन डे, और 30 अक्टूबर को इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया. इज इट क्लियर टू यू? चल, अब थोड़ा सा UN का फ्लैशबैक दे रखा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू, बाय.